हेलो दोस्तों, you are welcome in the today's class. Today is the practice test for the 9th class topic physical features of India and constitution design in the MCQ pattern. इस क्लास को अटेंड करने से आपको ये फायदा होगा कि एटलीस्ट यू कैन असेस टू योरसेल्फ कि हाउ मच यू नो फ्रॉम द चैप्टर, हाउ योर नॉलेज अबाउट द कॉन्सेप्ट. सेकेंड थिंग दैट आपका पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा इन MCQ पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पे. हमने हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हैं. देयर इज द 10 second time you have to choose your answer. You can write your answer in your notebook. You can take your notebook, then you can attend this session. At least you can write your answer or you can match with the correct answer. और आपको एक एग्जैक्ट नंबर पता लगेगा कि यहाँ पे 40 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक है. लेट्स वी स्टार्ट. सबसे पहला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. विच थ्योरी द एसोसिएटेड विद फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ. जो अर्थ के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फिजिकल फीचर्स हैं, आपके माउंटेन्स हैं, लेक्स है, या फिर आपके प्लेट्यू हैं, आप प्लेन्स हैं, डेजर्ट है, हाउ दे आर फॉर्म, ये बने कैसे. इनके बनने के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी थ्योरी है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कॉन्टिनेंटल थ्योरी, अर्थ थ्योरी, नन ऑफ द अबव. तो आपका आंसर क्या है? तो यहां पे जिसको पता उसने आंसर चूज कर ही लिया होगा. यहां पे आंसर आ जाएगा आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. It was given in 1911. अल्फ्रेड वेगन एक जर्मन स्कॉलर था, उन्होंने थ्योरी को डेवलप किया था. और यहां पे बोलता है कि जो आपका अर्थ है, अर्थ का जो सरफेस है, इट इज अ मेड विद 7 मेजर प्लेट्स. दिस इज द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. 7 मेजर प्लेट से बना हुआ है. और ये जो प्लेट्स है इनकी 3 तरह की मूवमेंट्स है. पहली जो मूवमेंट्स, दूसरी और तीसरी. पहली जो है उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट. कन्वर्जेंट का मतलब होता है दो प्लेट्स आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, जिससे माउंटेन्स बनते हैं. दूसरी हो जाएगी डाइवर्जेंट, जहां पे दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगे, जिससे वैली बनती है या वोल्केनो इरप्शन होता है. और तीसरा आपका आता है ट्रांसफॉर्म, जहां पे जो आपकी प्लेट्स है वो क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे, जिससे अर्थक्वेक आता है. तो पहला आंसर क्या होगा? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से ही फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया छोड़िए या पूरी दुनिया का बना हुआ है. सेकेंड है, अगर आपने पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुना है तो सेकंड आंसर यू कैन चूज बाय योरसेल्फ. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लेट्स. जो मूवमेंट की प्लेट्स अभी मैंने आपको डिस्कस की है, 3 तरह की हैं, उनमें से एक यहाँ पे नहीं है. कन्वर्जेंट पढ़ा है हमने, दो प्लेट्स आपस में कोलाइड करेंगी. डाइवर्जेंट का मतलब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगी. लैंडस्केप एंड ट्रांसफॉर्म, तो हमने लैंडस्केप को नहीं पढ़ा है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर. सी इज नॉट ए टाइप ऑफ द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स. नेक्स्ट, विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन इंडिया. ये बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का. ये सारी हिल्स हैं भारत के अंदर. अरावली हिल्स, हिमालयास हिल्स, विंध्या हिल्स, सतपुरा हिल्स, ये सारी हिल्स हैं कहां पे? इंडिया के अंदर. आपको बताना है कि इसमें से कौन सी आपकी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है. तो यहाँ पे जो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस है, इफ यू चूज योर आंसर, इफ यू नो, क्योंकि फैक्चुअल कौन सा है, तो आंसर क्या होगा? अरावली हिल्स है, जो आपकी दिल्ली से स्टार्ट होके कहां तक आती है? गुजरात तक आती हैं अरावली हिल्स. हिमालय जो सबसे लेटेस्ट है, विंध्या और सतपुरा. जो आपकी नर्मदा रिवर है, इसके ऊपर विंध्या माउंटेन रेंजेस आती है, और इसके नीचे कौन सी माउंटेन रेंज आती है? सतपुरा रेंज आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड. अब आपने अगर पहले 2 लेक्चर को ध्यान से सुना होगा तो आपको पता लगा होगा कि आज से 3.5 मिलियन ईयर्स एगो जो लैंड मासिस था वो आपस में कनेक्ट था, जिसको पेंजिया और सुपर कॉन्टिनेंट का नाम दिया गया. उसी को सेंटर में से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया. और सेंटर में से जब इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, देखिए ऐसे, तो ये नॉर्थ का हिस्सा हो गया, साउथ का. नॉर्थ वाला जो था इसको बोलते थे लोरेशिया या अंगारा लैंड, और साउथ वाले को क्या बोलते थे? गोंडवाना लैंड. तो बोलता है कि यहाँ पे ये फिर क्या हुआ? ड्रिफ्ट होने स्टार्ट हुए ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स. तो दिस आर द नेम ऑफ कॉन्टिनेंट. पूछा गया है कि गोंडवाना लैंड में कौन सा नहीं है? नॉर्थ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका. तो व्हाट विल बी योर आंसर? तो अगर आप यहां से भी थोड़ा सा भी आइडिया लेते हो कि जो नॉर्थ अमेरिका है वो तो कहां पे? लोरेशिया में है. और ये 3 कॉन्टिनेंट है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका, ये किससे कवर्ड आउट हुए हैं भाई? गोंडवाना लैंड से हुए. तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ अमेरिका. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द लॉफ्टेस्ट पीक आर पार्ट ऑफ विच डिवीजन ऑफ हिमालय. हिमालय का जो डिवीजन है आपका, वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है. एक लॉन्गिट्यूडनल है, एक आपका लैटिट्यूडनल है. जब हम लैटिट्यूडनल डिवीजन करते हैं ऐसे हिमालय का 3 पार्ट में करते हैं.
सबसे ऊपर है ग्रेटर हिमालय, जिसको हम बोलते हैं इनर हिमालय, या फिर इसका नाम है हिमाद्री। उससे आता है लेसर हिमालय या हिमाचल हिमालय, और सबसे लोअर जो हिमालय है जिसका नाम है शिवालिक हिमालय। तो पूछा इनमें से किस में है, तो यहाँ पे ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय। अगर आपको ये डिवीजन समझ में आता है तो सिंपल सी बात है, जो सबसे ऊपर होगा उसी में सबसे हाईएस्ट पीक होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर हिमालयास आ जाएगा। आइडेंटिफाई द इनक्रेट मैच, दिस इज द अबाउट इनक्रेट मैच की बहुत सारी जो माउंटेन रेंजेस हैं उनकी हाईएस्ट पीक्स हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब ये जो कश्मीर, कुमाऊं, नेपाल, असम, ये 4 डिवीजन जो दे रखी हैं, कश्मीर हिमालय का मतलब है जो पंजाब का हिमालय है, यहाँ पे 4 डिवीजन है। ये कैसे है भाई, लॉन्गिट्यूडनल है। लॉन्गिट्यूडनल कैसे है, ऐसे हैं। तो यहाँ पे बेसिस ऑन द फ्लोइंग ऑफ रिवर देयर इज अ डिवीजन। सबसे पहले कौन सा आता है, कश्मीर, फिर कौन सा आता है कुमाऊं, फिर आपका आता है नेपाल, फिर आता है असम। कश्मीर जो हिमालय का एरिया है जिसमें आपका जम्मू कश्मीर का एरिया आता है, कुमाऊं में उत्तराखंड का आता है, नेपाल में नेपाल वाला हिस्सा आएगा, और इसमें कौन सा आएगा भाई, असम एंड अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा आएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश बिफोर 1987 इट वाज द पार्ट ऑफ असम। कश्मीर हिमालय का K2 है, हाईएस्ट पीक है, गॉडविन स्टेट। कुमाऊं का नंदा देवी, ये भी सही है। नेपाल हिमालय माउंट एवरेस्ट, ये भी है। आसाम हिमालय काराकोरम, काराकोरम एक माउंटेन रेंज है जो आपका कश्मीर हिमालय में आता है। यहां पे आपका ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे काराकोरम नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीर पंजाल माउंटेन रेंज द नॉन फॉर, जो पीर पंजाल एक माउंटेन रेंज है, हिमालय की एक माउंटेन रेंज है, उसका स्पेशलाइजेशन क्या है? क्या ये लॉफ्टेस्ट पीक है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस है, या फेमस पासिस है, वैली है? पासिस का मतलब होता है जो 2 माउंटेन के बीच में से एक रास्ता बनता है उसको पासिस बोलते हैं। वैली एक नैरो प्लेसेस होता है 2 माउंटेन रेंजेस का, और आपका ये माउंटेन रेंजेस ऐसे होते हैं, लॉफ्टेस्ट पीक इनका टॉप होता है। तो इसका आंसर होगा बी का, जो पीर पंजाल है ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है किसकी भाई, हिमालयस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द हिमालयस, हिमालयस के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? दिस इज द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। इट इज अ फॉर्म ड्यू टू द कोलिजन, 2 प्लेट्स का कोलिजन हुआ, इंडियन एंड यूरेशियन, ये क्वेश्चन है। क्या ये इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स के कोलिजन से फोल्डिंग हो गया, क्या उससे बना हुआ है? जियोलॉजिकल, क्या भारत के अंदर सबसे लेटेस्ट फिजिकल फीचर्स है, और क्या अनस्टेबल है? तो पहले अगर आप देखोगे, अगर इस चैप्टर को आप थोड़ा समझते हो तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हिमालय इज अ फॉर्म ड्यू टू द कोलिजन ऑफ यूरेशियन एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जियोलॉजिकल यंग है, और सबसे ओल्ड कौन सा है, लैंड मासेस गोंडवाना है। सबसे ओल्ड माउंटेन रेंज कौन सी है, अरावली है। अरावली के बारे में 2 बातें और याद रखना आप, जो अरावली माउंटेन रेंजेस है इसका एक हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है भाई, गुरु शिखर, दिस इज द हाईएस्ट पीक, और लोकेटेड कहां पे है, राजस्थान के अंदर है। सेकंड, ये जियोलॉजिकल यंग भी है और अनस्टेबल भी है, क्योंकि अभी भी इसकी हाइट बढ़ रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, ओनली 1 ओनली 2 बोथ आर फॉल्स, नहीं बोथ आर द करेक्ट। तो आंसर क्या हो गया, नन ऑफ द अबव। एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, द हिमालय अपलिफ्ट आउट ऑफ द टेथिस सी, जहां पे पहले हिमालय, अब हिमालय, वहां पे पहले क्या था, टेथिस सी, एंड सबसिस्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिसुला। अब देखिए थोड़ा सा आप इसको मैप की मदद से समझ सकते हो कि यहाँ पे जो आपका क्या बना हुआ है, हिमालय बना हुआ है, और ये भारत का लगभग ऐसा ही कुछ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है। ये कहता है यहाँ पे आपका प्लेट्यू है, इसके नॉर्दर्न फ्लैंक ऊपर, ये इसके बीच के प्लेस को क्या बोलते हैं? तो आसान हो गया, अगर आप इस फिजिकल फीचर्स को समझते हो तो आंसर क्या हो गया, नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया। और ये बना किसकी वजह से है, जब आपका हिमालय ऐसे टकराया तो ये इस तरह का फोल्ड हो गया, हिमालय की हाइट, प्लेन प्लेन, फिर आपका यहाँ वाला जो हिस्सा है वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका पेनिसुलर प्लेट्यू के अंदर। नेक्स्ट है, विच अमंग द फ्लाइंग इन नॉट ए मैच करेक्टली, कौन सा करेक्टली नहीं है? कोंकण, ये आपका बेसिकली किसको लेके है, जो आपके कोस्टल्स हैं उनको लेके हैं। आपके जो कोस्टल्स हैं ये वेस्ट कोस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वेस्ट कोस्ट पे आपका महाराष्ट्र आता है, आपका गोवा हो गया, या आपका कर्नाटक हो गया, या आपका केरला हो गया। कोंकण, तो कोंकण कोस्ट, महाराष्ट्र, गोवा बेल्ट बिल्कुल सही है। कन्नड़ कर्नाटका बिल्कुल सही है। मालाबार कोस्ट, कर्नाटका एंड केरला। कोरोमंडल, साउथ पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट, ये आपका यहाँ वाला कोरोमंडल हो गया, इस वाले को हम बोलते हैं मालाबार, और इस वाले को बोलते हैं कन्नड़, और इन दोनों को बोलते हैं कोंकण। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, सी, क्योंकि जो मालाबार कोस्ट है वो केरला में है, कर्नाटका में नहीं है। कर्नाटका में कौन सा है, कन्नड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लोकेशन फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन।
ये सारे के सारे टाइप ऑफ द प्लेट्यू हैं। जो आपका सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू उसका डिवीजन है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले वेस्ट में क्या बुंदेलखंड आता है, बागलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, करबी, से 4 प्लेट्यू हैं। तो यहां पे आपका जो सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू है, उस सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू में यहाँ पे जो रिवर आपका फ्लो करता है नर्मदा, यहाँ पे एक प्लेट्यू है जिसका नाम है मालवा प्लेट्यू, विच इज द फॉर्म विद द ब्लैक सॉइल। फिर यहाँ पे आता है बुंदेलखंड, फिर यहाँ पे आता है बागलखंड, और फिर यहाँ पे सॉरी बुंदेलखंड आ गया, मालवा, बुंदेलखंड, बागलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, और आपका जो एक करबीज प्लेट्यू है जिसका नाम एंगलोंग प्लेट्यू है, या इसको हम शिलोंग प्लेट्यू भी बोलते हैं, कैपिटल ऑफ मेघालय। तो इसका अगर हम इक्वेशन करें, मालवा तो है ही नहीं, बुंदेलखंड सबसे पहले किसमें है, या वो 3 में आ रहा है, तो बागलखंड, फिर बागलखंड यहाँ पे 2 पे आ रहा है, इसका मतलब इनमें से इसमें होगा। फिर ये कह रहा है करबीज, करबीज तो सबसे लास्ट में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये एक अच्छा क्वेश्चन है जहां पे आपकी डेप्थ नॉलेज की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ द वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र के अंदर वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट का मतलब क्या है, यहाँ पे एक माउंटेन पैरेलल रेंजेस है भारत के वेस्ट कोस्ट के ऊपर पैरेलल में, और इधर से भी है। तो बोलता है महाराष्ट्र में इसका क्या नाम है, महाराष्ट्र के अंदर क्या इसका लोकल नेम है। सह्याद्री, कोंकण, कोंकण तो अभी हमने पढ़ा है भैया, कोंकण तो घाट का नाम है, कहाँ पे, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। नीलगिरी कहाँ पे है, बेसिकली जहाँ पे दोनों आके वेस्टर्न ईस्टर्न आके मिल जाते हैं। कोरोमंडल ऑलरेडी अभी हमने पढ़ा है, कोरोमंडल क्या है, ईस्टर्न कोस्ट का नाम है, जो कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सह्याद्री विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लक्षद्वीप इज द फॉर्म विद, आसान है। सैंड ड्यून्स कहां पे बनते हैं, राजस्थान के अंदर। लक्षद्वीप का मतलब है। तेराई का मतलब क्या होता है, व्हेन ए रिवर एंटर इनटू द प्लेन एरिया, फ्रॉम द हिल्स टू प्लेन एरिया में एंटर करती है, इसको तेराई बोलते हैं, जो मार्सी और स्वैम्पी एरिया होता है। दोआब का मतलब जो 2 रिवर के बीच का सेंट्रल लैंड मासेस होता है, तो उसको दोआब बोलते हैं। जैसे एग्जांपल अंबाला, तो आंसर क्या होगा, कोरल रीफ। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्लेट्यू इन इंडिया। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी गलत है। इट इज अ फॉर्म फ्रॉम द गोंडवाना लैंड, बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि एशिया कॉन्टिनेंट इज कार्व्ड आउट फ्रॉम द गोंडवाना लैंड, तो हम भी एशिया में ही है। इट इज द मोस्ट स्टेबल, स्टेबल का मतलब है इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, ये भी सही है। सेव्ड एज अ टेबल लैंड, क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है किससे, नॉर्मल लैंड मासेस से। इट इज मेड विद द हार्ड रॉक्स रिच विद मिनरल्स, हार्ड रॉक से बना हुआ है और इसके अंदर कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स है। तो नन ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। Which river divide the plateau into 2 parts at the central and Deccan plateau? अगर क्लास को आपने ध्यान से सुना है तो इन द बिगिनिंग देयर वाज वन क्वेश्चन अबाउट द प्लेट्यूज। तो यहीं पे हमने पढ़ा है कि जो आपकी रिवर है वो नर्मदा, वो आपके प्लेट्यू को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। पहले जिसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू, और दूसरा कौन सा आपका डेक्कन प्लेट्यू, या जिसको हम बोलते हैं पेनिसुलर प्लेट्यू। Which among the following statement is false about northern plains? Northern plains को लेके कौन सी यहाँ पे स्टेटमेंट false है, ध्यान से पढ़िए। They are formed by the 3 हिमालय रिवर्स। 3 हिमालय रिवर्स कौन सी है, जो रिवर सिस्टम है। पहली है इंडस, जिसकी सबसे ज्यादा लेंथ है। फिर आपका आता है गंगा, फिर आता है ब्रह्मपुत्र। ये 3 रिवर्स है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, विच फॉर्म द नॉर्दर्न प्लेन्स। दे वर्टिकली डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट्स। वर्टिकल का मतलब होता है ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला जो पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं आपका यहाँ पे भावर, विच इज मेड विद पेबल्स। फिर कौन सा है, तिराई, व्हेन द रिवर एंटर इनटू द प्लेन एरियाज। फिर आता है भांगर, द एरिया विच इज लोकेटेड ऑन द अबव फ्लो ऑफ रिवर, रिवर के फ्लो से ऊपर लोकेटेड होता है। फिर आता है आपका खादर, जहां पे रिवर फ्लडेड करती है। क्या नॉर्दर्न प्लेन्स फर्टाइल है, बिल्कुल है। किसकी वजह से, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, यही कंपोजिशन है जिसकी वजह से फर्टाइल है। तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक है देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चंस, क्योंकि उसके लिए पूरा नॉलेज आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन आता है, रेंज द फ्लोइंग माउंटेन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ का मतलब है कि भारत का जो पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है, इसके नॉर्थ से लेके आपको क्या करना है, साउथ तक इन जो आपकी माउंटेन रेंजेस दी गई हैं क्वेश्चन के अंदर, उनको लगाना है। तो अगर आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है, बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये पॉइंट ऑफ व्यू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन द फ्यूचर, इफ यू प्लान टू फॉर सिविल्स या स्टेट सिविल सर्विस या एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम।
तो यहाँ पे 4 हिल्स हैं, काराकोरम रेंज अभी पढ़ा था, सतपुरा रेंज, नीलगिरी और अरावली। तो यहाँ पे सबसे पहले आती है काराकोरम रेंजेस। फिर यहाँ पे एक रिवर जो बहुत जरूरी है चैप्टर के अंदर जानना, जिसका नाम है नर्मदा रिवर। यहाँ पे इसके नीचे एक माउंटेन रेंज है, इसका नाम है सतपुरा। यहाँ पे एक माउंटेन रेंजेस है, इसका नाम है अरावली। और सबसे नीचे जब वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट आपस में मिलते हैं तो इस वाले प्लेसेस को हम क्या बोलते हैं, आपका नीलगिरी हिल्स। तो इजिली यू कैन फाइंड द आंसर, आप आंसर को फाइंड कर सकते हो यहाँ पे। तो आंसर फाइंड क्या करोगे, सबसे पहले आ गया काराकोरम, तो 1 आ गया सबसे पहले। फिर आता है सतपुरा, सतपुरा तो नीचे जा रहा है, उससे पहले क्या आएगा, अरावली आएगा, तो 4 आ गया। फिर आपका क्या आ रहा है, उसके बाद सतपुरा तो 2 आ गया, फिर आपका 3 आ गया। तो आंसर क्या हो गया, 1 4 2 3 विल बी द बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपका थाल एंड भौर, ये क्या बेटे पासिस है कहां पे, आपके वेस्टर्न घाट, क्योंकि वेस्टर्न घाट के आपके कंटिन्यूटी में, वेस्टर्न घाट जो आपके हैं वो किस में है भाई, कंटिन्यूटी में होने की वजह से यहां पे रास्ता नहीं है। तो यहाँ पे थाल महाराष्ट्र के अंदर जो मुंबई को जोड़ता है पुणे से, ऐसे ही आपका, तो यहाँ पे एक रास्ता, इसका नाम है, पहले का नाम है थाल, दूसरे का नाम है भौर, बोथ आर द लोकेटेड इन द महाराष्ट्र। एक और यहाँ पे पासिस है, वो कहां पे, केरला के अंदर। तो 3 याद रखनी है, इसका नाम है पाल, थाल भौर पाल, दे आर द लोकेटेड इन द, आपका थाल भौर लोकेटेड इन द महाराष्ट्र और पाल कहां पे लोकेटेड, आपका केरला के अंदर। तो ये दिस क्वेश्चन ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है मजूली रिवराइन आइलैंड इज द फॉर्म, जिसके बारे में 2 बड़ी बातें। पहली बात, दिस रिवराइन आइलैंड दुनिया का सबसे बिगेस्ट रिवराइन आइलैंड है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट रिवराइन आइलैंड है। सेकेंड वन ये कहता है कि इट इज लोकेटेड इन द असम, और असम के अंदर कौन सी रिवर, गंगा नहीं जाती है, इंडस नहीं जा रही है, गोदावरी नहीं जा रही है, तो आंसर क्या हो गया आपका, ब्रह्मपुत्र विल बी द करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी ट्रू नहीं है किसके बारे में, घाट्स ऑफ इंडिया। पहला कहता है कि वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूअस बट नॉट एज ए ईस्टर्न घाट, बिल्कुल सही है, क्योंकि वेस्टर्न घाट कंटिन्यू है पर ईस्टर्न नहीं है। वेस्टर्न घाट है मोर हाइट देन ईस्टर्न घाट, क्योंकि जो वेस्टर्न घाट की हाइट होती है वो 900 टू यहाँ पे आपका 1600 है, ये ईस्टर्न घाट की कितनी होती है, एवरेज 600 मीटर्स होती है। हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट इज द अनाईमुडी, ये भी सही है, और महेंद्रगिरी कहाँ पे है, हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट है। और वेस्टर्न घाट मेक ए साइड बॉर्डर ऑफ द सेंट्रल प्लेट्यू, भैया ये पॉइंट है यहाँ पे देखो, क्योंकि जब घाट की बात कर रहे हैं हम तो घाट में सेंट्रल प्लेट्यू तो आ ही नहीं सकता है, यहाँ पे जो आता है आपका वो क्या आता है, डेक्कन प्लेट्यू आता है। तो यहाँ पे जो नॉट फॉल्स हो जाएगा, जो करेक्ट नहीं है वो क्या आ जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर फ्लो फ्रॉम द डेजर्ट ऑफ इंडिया, तो डेजर्ट कहाँ पे है, वेस्टर्न राजस्थान के अंदर है डेजर्ट, और वेस्टर्न राजस्थान में डेजर्ट होने का बड़ा कारण क्या है, अरावली हिल्स पैरेलल टू द मॉनसून विंड्स, तो इसका आंसर आएगा लोनी। लोनी इज द सिंगल रिवर, और यही राजस्थान के अंदर जाके सूख जाती है, वहीं पे ये राजस्थान के डेजर्ट में ही मर्ज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लैंड मासिस बाउंडेड बाय द सी, ये कहता है कि एक लैंड मासिस है, ये भारत का लैंड मासिस है। साइड, 3 साइड इधर रेफर, ये क्या है, सी से साइड है। यहाँ पे कौन सा सी है भाई, अरेबियन सी है। यहाँ पे कौन सा है, इंडियन ओशियन है। यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल दुनिया की सबसे बड़ी क्या है, बे है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए कोस्ट, कोस्ट तो नहीं हो सकता, कोस्ट तो कुछ होता है। आइलैंड, आइलैंड वो होता है लैंड मासेस के चारों तरफ पानी हो। पेनिसुला, पेनिसुला विल बी द करेक्ट आंसर व्हेन द लैंड masses are covered from the 3 sides with the water bodies is called peninsula. तीन चार इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे आइलैंड है, आइलैंड होता है व्हेन द लैंड मास इज कवर्ड विद सराउंडिंग द वाटर बॉडीज। कोस्ट होता है व्हेन द लैंड, एक साइड का जो लैंड है कवर्ड शेयर करता है बॉर्डर विद द वाटर। पेनिसुला का मतलब होता है लैंड मास इज कवर्ड विद द 3 साइड वाटर बॉडीज। और बे का मतलब क्या होता है, जब वाटर बॉडीज होती है, वाटर बॉडीज होती है उसको 3 तरफ से लैंड मासिस क्या कर दे, कवर्ड कर दे। तो यहाँ पे 4 टर्म्स है। पहला जो टर्म्स है वो क्या है आपका, कोस्ट, व्हेन वाटर बॉडीज शेयर द वाटर विद द लैंड मासेस। सेकंड है आइलैंड,
जब किसी भी लैंड मासेस को कवर कर दिया जाता है किसके साथ, वाटर बॉडीज के साथ। थर्ड है पेनिसुला, जब एक लैंड मासेस कवर्ड विद वाटर फ्रॉम द थ्री साइड्स। और बे कब बनती है, जहां पे आपका वाटर बॉडीज कवर विद लैंड मासेस फ्रॉम द थ्री साइड, जैसे बे बंगाल दुनिया का सबसे बड़ा बे है। विच अमंग द फ्लोइंग इन नॉट ए मैच करेक्टली, हिमाद्री हिमालय हाईएस्ट पीक्स सबसे ऊपर है, बिल्कुल सही है। लेसर हिमालय वैली बिल्कुल सही है। शिवालिक हिमालय दोन सही है। फिर आए नैरो बेल्ट ऑफ पेबल्स, पेबल्स नहीं है भाई, अगर नैरो बेल्ट ऑफ पेबल्स है तो क्या बनाएगा, भाबर बनाएगा। क्या बनाएगा, भाबर बनाएगा। ठीक है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट द डिवीजन ऑफ द हिमालय आर डेमोक्रेटेड रिवर वैलीज, द पार्ट ऑफ द हिमालय लाइंग बिटवीन द सतलुज एंड काली। क्योंकि हमारा जो हिमालय का डिवीजन किया गया है, अगर हम उसको लॉन्गिट्यूडनल देखें तो किसके आधार पे किया गया है, आपका रिवर्स के फ्लो पे। यहाँ पे एक रिवर है, इसका नाम है इंडस, फिर आपके एक रिवर है जिसका नाम है सतलुज, फिर आपके एक रिवर है जिसका नाम है यहाँ पे काली, फिर यहाँ पे तिस्ता, फिर दिहांग। इन दोनों के बीच के हिमालय को पंजाब, इस वाले को कुमाऊं, नेपाल, असम। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सा है, कौन सा पूछा है, सतलुज एंड काली। तो आंसर क्या हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अंडर विच प्लान द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म। जो भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इट वाज फॉर्म इन 1946। इट हैड 389 मेंबर्स। देयर वाज द फॉर्मूला प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, 1 मेंबर रिप्रेजेंट द 10 लाख पीपल ऑफ इंडिया। लगभग उसमें भारत के अंदर 40 करोड़ पीपल थे, तो 389 मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आ गए। अब देखते हैं क्रिप्स मिशन कब आया भारत में, 1942 में, कैबिनेट मिशन 1946 में, ऑगस्ट रेजोल्यूशन 1940 के अंदर, माउंटबेटन प्लान 1947। अगर थोड़ा सा भी आइडिया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी है, 1946, तो यहाँ पे 1946 में कौन आया, कैबिनेट मिशन प्लान आया, जिसके तहत, जिसके अंडर भारत का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुआ है। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। भारत का जो पार्टीशन हुआ, उस पार्टीशन के बाद भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर थे। भारत का पार्टीशन हुआ है 15 अगस्त 1947, विच इज द नोन एज माउंटबेटन प्लान। इससे पहले अभी मैंने आपको बताया 389 मेंबर, जो मेंबर पाकिस्तान की टेरिटरी से आए थे वो कहां पे चले गए, पाकिस्तान में, तो रिड्यूस हो गए, नंबर कितने रह गए, 299। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे, 299 मेंबर्स हो गए। Which among the following in not match correctly? So this is the important date when Indian Constituent Assembly met at the different times to frame the Constitution of India. तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, जैसे कि 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बिल्कुल सही है। 11 दिसंबर 19, ये भी है परमानेंट। फर्स्ट मीटिंग के जो इनॉग्रल चेयरमैन थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ही वाज द अनपरमानेंट चेयरमैन। 13 दिसंबर 1946 अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत हो गया क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 13 दिसंबर 1946 को भारत के अंदर क्या आए थे भाई, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आए थे। व्हाट मेजर चैलेंजेस वर फेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारत के जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था तो उसमें कौन से बड़े चैलेंज थे। प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजीज ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। फ्यूचर ऑफ द प्रिंसली स्टेट, क्योंकि प्रिंसली स्टेट भारत के अंदर 565 थी और उनको एक ऑप्शन दिया था कि आप इंडिया को ज्वाइन करें, पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट। तो कुछ प्रिंसली स्टेट इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी या कुछ पाकिस्तान में जाना चाहती थी, तो फ्यूचर वॉज नॉट क्लियर कि क्या होगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इन अ डायलेमा कि मेरे को क्या करना है। इशू ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट, ये बाद का इशू आया है, ये चैलेंज नहीं था जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन हो रहा था। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, डाइवर्सिटी है, तो ये भी एक चैलेंज हो गया। 1, 2, 4 जो यहाँ पे आंसर होगा वो करेक्ट हो जाएगा, डी। हु रोट द बुक ए लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम, दिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द नेल्सन मंडेला। ऑंग सान सू कई की जो है उसकी जो उन्होंने लिखी थी, ये म्यांमार के लीडर हैं और उन्होंने लिखा था फ्रीडम फ्रॉम फियर, जो डर है उससे आजादी चाहिए। और महात्मा गांधी एंड जेएल नेहरू जो इंडियन लीडर्स हैं। नेक्स्ट वन, व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कब, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्टेड किया गया भैया। 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, आंसर हो गया। 24 जनवरी को लास्ट सेशन हुआ और इसको हमें क्या मिला था,
इंडिपेंडेंस मिली थी किसको? इंडिया को। When did South Africa become an independent country? 1994 और 1996 के अंदर दे डिजाइन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो कब बनाया? 1996। और इनके कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला जाता है? रेनबो कॉन्स्टिट्यूशन एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इसके अंदर दे हैव गिवन द रिप्रेजेंटेशन टू द डिफरेंट कलर पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अपार्थाइड सिस्टम वाज फॉल्स? कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था, वाइट एंजॉय स्पेस बिल्कुल थे, पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं थी, सेपरेट प्लेसेस फॉर ब्लैक पीपल। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब होता है जब सबके पास इक्वली राइट टू वोट हो, इक्वली चांस टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन हो। यहां पे क्या था? ओनली व्हाइट पीपल वर अलाउड टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, व्हाइट पीपल हैड राइट टू वोट, तो देयर वाज नो पॉलिटिकल इक्वालिटी। Which among the following is the biggest source of the Indian Constitution? भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन इट इज नोन एज द बैग ऑफ बोरो। 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया ड्राफ्ट कमेटी ने। 11 कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट हमने टॉपिक उठाए हुए हैं, पर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 395 आर्टिकल्स हैं। 250 के आसपास डायरेक्टली जो आर्टिकल्स उठाए गए हैं वो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 से उठाए गए हैं। मैं बोल रहा हूं अबाउट 250, तो 3/4 आर्टिकल्स हो गए हैं यहां से उठाए। विच अमंग द फ्लोइंग हैपन टू लास्ट? इनमें सबसे लास्ट में क्या हुआ? टाइमलाइन का क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन प्लान ऑलरेडी वी डिस्कस 1946। इलेक्शन फॉर द फर्स्ट प्रेसिडेंट, भारत का जो पहले प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था इट वाज डन ऑन द 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ड्राफ्ट कमेटी का फॉर्म हुई है 1947 में, फॉर्म हुई है 29 अगस्त 1947। फर्स्ट अमेंडमेंट, अमेंडमेंट कौन करती है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या है? भारत की पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और भारत की पार्लियामेंट कब फॉर्म हुई है? 1952 के अंदर हुई है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? फर्स्ट अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस इज द लॉजिकल क्वेश्चन, अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू अबाउट द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज एनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बिल्कुल सही है। इट इज एनेक्टेड बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन, बिल्कुल सही है, क्योंकि बेसिक फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंटेन करता है। इट इज अ पार्ट ऑफ फोर्थ, नहीं ये फोर्थ पार्ट में नहीं है, क्योंकि फोर्थ पार्ट में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी लिखे हुए हैं और आर्टिकल 51A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी हुई है। तो ये कैसे हो सकते हैं? ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक पेज के ऊपर लिखा हुआ है प्रेम्बल। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट द ड्राफ्ट कमेटी? बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। इट वाज अपॉइंटेड 29 अगस्त 1947, सही है, अभी डिस्कस किया था। 7 मेंबर्स हैं, लेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये गलत हो गया, क्योंकि ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन जो थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जाता है। प्रिपेयर द ड्राफ्ट, बिल्कुल सही है, नन ऑफ द अबव, तो यहाँ पे बी ही हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट यही है। विच अमंग द फ्लोइंग हैपन टू लास्ट? फिर दोबारा से क्वेश्चन आ गया। पहला कैबिनेट मिशन बार बार आ रहा है तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट है ये। ड्राफ्ट कमेटी 47, इलेक्शन ऑफ फर्स्ट प्रेसिडेंट 1950, ये 24 जनवरी को हुआ, 26 जनवरी को एनफोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, तो आंसर विल बी द डी। विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा ओरिजिनल पार्ट नहीं? ओरिजिनल पार्ट का मतलब है जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स हुआ, तब कौन इसका पार्ट नहीं था? फंडामेंटल राइट्स है पार्ट 3 में है, डीपीएसपी अभी बताया पार्ट 4 में है, ये आर्टिकल 51 पार्ट 4 के अंदर है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट भारत के अंदर पहले से है। पर फंडामेंटल राइट्स को लेटर ऑन ज्वाइन किया गया 42nd अमेंडमेंट इन 1976 के अंदर, और ये हमने कहां से ली हुई है? रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। और उसके लिए कमेटी बनाई गई थी, इसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। उन्होंने रिकमेंड किया था कि भारत के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए। ओरिजिनली ये 10 थी, अभी 11 है। 11 जो एड ऑन की गई उसके लिए एक अमेंडमेंट हुआ 86th अमेंडमेंट 2002 के अंदर, कि हर एक पेरेंट्स की फंडामेंटल ये ड्यूटी है कि दे प्रोवाइड द एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। नेक्स्ट है, विच पॉलिटिकल पार्टी प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडिपेंडेंस ऑफ साउथ अफ्रीका? जैसे भारत के इंडिपेंडेंस के अंदर कांग्रेस प्लेड एन क्रूशियल रोल, इंपॉर्टेंट रोल, उसी तरह से साउथ अफ्रीका के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी थी, इट ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। काउंसिल नहीं होता, काउंसिल होता है अथॉरिटी को लेके, पॉलिटिकल बॉडीज को लेके। कॉन्फ्रेंस नहीं है, अफ्रीकन नेशनल यूनियन नहीं है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है। कांग्रेस का मतलब होता है असेंबली, लीडर्स की। लास्ट क्वेश्चन, नहीं सेकंड लास्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वर नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन थे, बलदेव सिंह मेंबर थे और भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर बने थे। विजय लक्ष्मी पंडित सी वॉज सिस्टर ऑफ जवाहरलाल नेहरू।
भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 15 वीमेन थी, ये भी एक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता लग गया, 15 वीमेन थी। महात्मा गांधी जी वॉज ए नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि महात्मा गांधी जी नेवर कंसीडर हिम एज ए पॉलिटिकल लीडर, ही कंसीडर टू हिम एज ए सोशल वर्कर, और सोशल वर्कर नॉट ए कॉन्टेस्ट इलेक्शन, पॉलिटिकल लीडर कॉन्टेस्ट इलेक्शन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनने का यही रास्ता था, तो महात्मा गांधी वो नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लास्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग नॉट ए फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, सबसे छोटा यूएसए का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 बेसिक आर्टिकल है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में 7 आर्टिकल। ये बात को डिक्लेयर करता है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, बिल्कुल सही है। इट इज अ नेचर द फ्लेक्सिबल एंड रिच, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है इजीली टू अमेंड कर सकते हैं कुछ चीजों में, पर कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पे क्या है बहुत डिफिकल्ट है क्या करने में, अमेंड में, उसको बोलते हैं रिट, इसका मतलब मिक्सअप है। अभी हमने पढ़ा भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, तो दिस इज द आंसर। ये हमने 40 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस टेस्ट प्रिपेयर किया था विद द एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे हमने इसको किया है, तो आपको इससे फायदा मिलेगा, इससे आपको रिवीजन हो जाएगी, आपका चेक हो जाएगा, एटलीस्ट आपको कुछ नई चीजें पता लगेंगी अपने चैप्टर से रिलेटेड। दिस इज द थिंग अबाउट द टुडेज क्लास। थैंक यू।